जब आप अपनी ताकत के नशे में चूर हो जाते हैं तो आप सामने वाले को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि अगर सामने वाले ने अपनी चाल चली तो आप उसे झेल नहीं पाएंगे। कुछ ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंस में घिरे लोग अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार देते हैं। कुछ यही बात रामानायक के ऊपर भी फिट बैठती है। रामानायक अंडरवर्ल्ड का वो डॉन था जिसने भाई खला कंपनी का गेम ओवर करके उस जगह पर अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज का सिक्का चलाया। अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए उसने अपने साथ अरुण गवली को मिलाया और बाबू रेशिम भी उनके साथ आ गया। इस तरह जो गैंग बनी उसने दाऊद इब्राहिम को टक्कर देनी शुरू की। आगे चलकर दाऊद इब्राहिम को भी लगने लगा कि कहीं मुंबई में उसकी सल्तनत चली ना जाए। तो आइए जानते हैं आज के वीडियो में अंडरवर्ल्ड डॉन रामानायक की लाइफ के कुछ अनरिलीज्ड इंसिडेंट और उसकी डेथ का सीक्रेट। ये वो दौर था जिस समय मुंबई के अलग अलग क्षेत्रों में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम काफी सिस्टमैटिक तरीके से ऑपरेट किया जाता था। अंडरवर्ल्ड की दुनिया करीम लाला, हाजी मस्तान और वरद राजन मुदलियार का दौरा देख रही थी। हालांकि ये उनके टाइम पीरियड का आखिरी समय चल रहा था। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में नए नए चेहरे सामने आ रहे थे। नए नए बदमाश सर उठा रहे थे जो अपनी गुंडागर्दी, बदमाशी और रंगदारी के बल पर एक आम मुंबईकर की जिंदगी को मुश्किल बना रहे थे। शासन प्रशासन के कुछ भ्रष्ट नुमाइंदों को अपनी तरफ मिलाकर अंडरवर्ल्ड के लोग पूरी की पूरी मुंबई को अपने हिसाब से चला रहे थे। हफ्ता वसूली, अवैध वसूली, जुआ, सट्टा, मटका, लॉटरी, विदेशी सामान की तस्करी, सोने की तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वेश्यावृत्ति जैसे खतरनाक अपराध बेखौफ चल रहे थे। लेकिन अब अपराध की इन तमाम तस्वीरों ने नया रंग लेना शुरू कर दिया था। अब वर्चस्व की लड़ाई होने लगी थी। नए नए चेहरे अपने अपने क्षेत्र में अपनी धाक जमाने के लिए पुराने और जमे जमाए लोगों को उखाड़ फेंक रहे थे और अपने आप को भाई के तौर पर इस्टेब्लिश कर रहे थे। आपको बता दें कि भाई खला के इलाके में ही रामानायक सक्रिय था। वो एक मील में काम करता था। अरुण गवली के साथ उसकी गहरी दोस्ती थी। ये दोनों तगड़ी चाल में ही रहा करते थे। अरुण गवली रामानायक से उम्र में बड़ा जरूर था, लेकिन अपराध की दुनिया में वो रामानायक को फॉलो करता था। स्कूल में भी दोनों एक साथ पढ़ते थे। रामानायक 7वीं क्लास के आगे नहीं पढ़ पाया, लेकिन उसका दिमाग काफी तेज था। आगे चलकर जब उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा तो इस लाइन में उसने काफी नाम कमाया। ये वो दौर था जिस समय मुंबई के अलग अलग क्षेत्रों में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम काफी सिस्टमैटिक तरीके से ऑपरेट होते थे। अंडरवर्ल्ड की दुनिया करीम लाला, हाजी मस्तान और वरद राजन मुदलियार का दौरा देख रही थी। हालांकि ये उनके टाइम पीरियड का आखिरी समय चल रहा था। दाऊद इब्राहिम ने भी यही किया। उसने पठान गैंग से नंबर 1 डॉन की कुर्सी छीनकर अपने नाम कर ली और कुछ ऐसा ही भाई खला में भी होने जा रहा था। आपको बता दें कि भाई खला के एरिया में कुंदन दुबे और पारस पांडे नाम के 2 व्यक्ति अवैध कारोबार करते थे। उनकी भाई खला कंपनी के नाम से गैंग थी। इसके सहारे पर वो लूटपाट, हफ्ता वसूली, अवैध वसूली जैसे काम करते थे। जुआ, सट्टा जैसे दूसरे काम भी किया करते थे। इसी इलाके में रामानायक भी एक्टिव था और वो भी इसी तरह के क्राइम करते जा रहा था। डेफिनेटली इस तरीके से भाई खला गैंग और रामानायक के बीच में टकराव होना स्वाभाविक था और यही हुआ भी। जहां भाई खला कंपनी अपने इलाके में बिना किसी डर के जुए, सट्टा और अवैध शराब का कारोबार किया करती थी और इफरात पैसा कमाया करती थी। अब इस इलाके में रामानायक के सिर उठाने से भाई खला कंपनी की अपनी कमाई खतरे में पड़ गई। रामानायक भी अवैध शराब और सट्टे के धंधे में उतर चुका था। वो भी इस लाइन से पैसा कमा रहा था और वो चाहता था कि इस पूरे एरिया में केवल वो अकेला ही ये काम करे। रामानायक को बाबू रेशिम और अरुण गवली का साथ मिल गया। आगे चलकर भाई खला कंपनी के पारस पांडे की हत्या हो गई। इस हत्या को रामानायक ने अंजाम दिया। कहते हैं कि पारस पांडे की हत्या में बीआरए गैंग की तिकड़ी शामिल थी, यानी कि रामानायक, बाबू रेशिम और अरुण गवली तीनों ने मिलकर पारस पांडे की हत्या की थी। इसका परिणाम यह हुआ कि कुंदन दुबे ने अपने पार्टनर की हत्या का बदला ले लिया। उसने रामानायक के भाई को मरवा दिया। रामानायक के भाई की हत्या के जुर्म में कुंदन दुबे को उम्र कैद के रूप में जेल हो गई। कुंदन दुबे को मुंबई के फेमस आर्थर रोड जेल में रखा गया, जहां उसकी मुलाकात रोज ही जुर्म की दुनिया के नए नए उस्ताद और गैंगस्टर से होती थी। दोस्तों, रामानायक की लाइफ हिस्ट्री पर बेस्ड हमारा ये वीडियो आगे भी जारी रहेगा, पर हमारे जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर
बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो बिना किसी रुकावट के आप देख सके। लेकिन इतना होने के बावजूद भी रामा नायक और कुंदन दुबे के बीच की दुश्मनी खत्म नहीं हुई। कुंदन दुबे जब जेल में था तब भी रामा नायक से बदला लेने के लिए छटपटा रहा था और उसकी इसी छटपटाहट को उस समय एक ठौर ठिकाना मिल गया जब उसकी मुलाकात शशि राशन नाम के एक व्यक्ति से हुई। आपको बता दें कि शशि राशन भी एक छटा हुआ बदमाश और गैंगस्टर था। दूसरी तरफ रामा नायक भी शांत नहीं बैठा। उसके भाई की मौत हुई थी, इसीलिए रामा नायक ने भी कुंदन दुबे के परिवार को परेशान करने में कोई कोर कसर नहीं रखी। हालात यहां तक बिगड़ गए थे कि कुंदन दुबे के परिवार वालों का घर से निकलना ही मुश्किल हो गया। और इस तरह जब दोनों तरफ दुश्मनी की आग बराबर से भड़क रही थी तो इसका नतीजा किसी न किसी की जान जाकर ही सामने आने था। हुआ भी कुछ ऐसा ही। दरअसल जेल में बंद कुंदन दुबे और शशि राशन के बीच की दोस्ती काफी गहरी होती चली गई। धीरे धीरे कुंदन दुबे ने शशि राशन को रामा नायक और अपनी दुश्मनी के बारे में सारी बातें बता दी। नतीजा ये हुआ कि आगे चलकर शशि राशन को जब अदालत से जमानत मिल गई और वो जमानत पर बाहर आया, तब उसके बाद उसने कुंदन दुबे के साथ दोस्ती निभानी जारी रखी। अक्सर आपने ये बात तो सुनी होगी कि जेल की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही बेकार होती है। यानी अगर आपने जेल में किसी के साथ गहरी दुश्मनी कर ली या ज्यादा दोस्ती कर ली तो इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ता है। कुछ ऐसा ही शशि राशन के साथ भी हुआ। जेल से बाहर आने के बाद शशि राशन ने रामा नायक और अरुण गवली के घर परिवार वालों को आतंकित करना शुरू कर दिया। वो अक्सर इन दोनों के घर जाता और वहां जाकर तोड़फोड़ मचा देता। ऐसा ही उसने एक दो बार नहीं बल्कि कई बार किया। इसका नतीजा ये हुआ कि अब अरुण गवली और रामा नायक दगड़ी चाल छोड़कर चेंबूर में जाकर रहने लगे। वहां वो दोनों वरदराजन मुद्रियार की शरण में थे और वहां उनको परेशान करने वाला कोई नहीं था। लेकिन अब इन दोनों ने फैसला किया कि किसी भी हालत में अब शशि राशन का गेम बजाना पड़ेगा। अब शशि राशन के लिए फील्डिंग जमाई जाने लगी। उसकी रैकी की गई और उसके पीछे लड़के लग गए जो उसकी पल पल की खबर रामा नायक और अरुण गवली को देते थे। साल 1978 के अगस्त महीने में एक दिन शशि राशन बियर बार में बैठा दारू पी रहा था। दारू पीने के बाद वो बाहर निकला, फिर अपनी कार में बैठा और वापस अपने अड्डे पर जाने लगा। रामा नायक और अरुण गवली इसी मौके की तो तलाश में थे। उन्होंने शशि राशन को रास्ते में रोका और उसके ऊपर धार धार हथियारों से हमला कर दिया। खून से लथपथ और बुरी तरह घायल शशि राशन किसी तरह हमलावरों के चंगुल से बचकर भागने में कामयाब हुआ। वो भागता रहा और भागते हुए रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया, लेकिन यहीं उसकी लाइफ का लास्ट डेस्टिनेशन साबित हुआ, क्योंकि यहाँ वो घायल अवस्था में रेलवे स्टेशन पर जो गिरा उसके बाद तो वो उठ नहीं पाया। इस हमले में शशि राशन का गेम ओवर हो गया और अब भाई खला कंपनी का भी खेल खत्म हो गया। इसके बाद इस पूरे इलाके में रामा नायक का एक छत्र राज हो गया। उसकी सत्ता यहाँ चलने लगी। बीआरए गैंग ने भाई खला गैंग के हर एक धंधे को टेक ओवर कर लिया। रामा नायक और अरुण गवली दगड़ी चाल में आकर रहने लगे। यहीं से वो अपने धंधे का संचालन करने लगे। उन्होंने अपनी गैंग को मजबूत करने के लिए नए नए लड़कों की भर्ती की, नए नए शूटर्स को अपने साथ शामिल किया। अब धीरे धीरे उसका गैंग काफी मजबूत स्थिति में पहुंच गया। पावर और पोजीशन का चस्का इन दोनों को लग चुका था, लेकिन पावर के साथ साथ पैसे की भी जरूरत थी। अब रामा नायक को अपने धंधे से इतना पैसा कमाना था कि अपने साथ काम कर रहे लड़कों का जीवन भी चला सके, क्योंकि गैंगस्टर्स के लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट उनके साथ काम करने वाले लोग होते हैं। अगर उनके साथ काम करने वाले लोग उनके प्रति वफादार और जान देने के लिए तैयार हैं, तो गैंग मजबूत रहती है और गैंगस्टर सिक्योर। जिम्मेदारी केवल खुद की नहीं होती, बल्कि अपने साथ काम कर रहे तमाम लड़कों और उनकी फैमिली की भी जिम्मेदारी होती है। जो लड़के जेल में थे उनके घर परिवार को चलाने की जिम्मेदारी थी। जो लड़के साथ में काम कर रहे थे उनकी हर महीने की सैलरी और पैसे की टेंशन थी। इसके साथ ही उनकी अपनी कमाई और खर्च के बीच बैलेंस करने की भी जरूरत थी। बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता है। गैंग को और ज्यादा घातक और खतरनाक बनाने के लिए नए नए हथियार खरीदने की जरूरत थी, जिसके लिए पैसों की जरूरत थी। इसके अलावा जिस इलाके में गैंग ऑपरेट करता था उस इलाके के पॉलिटिशियंस को मैनेज करके चलना पड़ता था, जिसके लिए पैसों की जरूरत होती थी। उसी इलाके के तमाम पुलिस ऑफिसर्स और कर्मचारियों को हफ्ता देना होता था, ताकि वो बिना पुलिस के दखल के उस इलाके में अपने अवैध धंधे चला सके। और इन सब तमाम बातों में खास बात ये थी कि पैसों का सारा लेन देन
कैश में ही होता था। कोई भी माफिया या डॉन अपने कारनामों के लिए इस्तेमाल में ले जाने वाले पैसों के रखरखाव और सिक्योरिटी के लिए किसी बैंक को इस्तेमाल नहीं कर सकता था। पैसों की इस जरूरत को पूरा करने के लिए रामानायक किसी बड़े काम की तलाश में था, जिससे कि एक बड़ा पैसा आ सके। वो किसी ऐसे बिल्डर, व्यापारी या पैसे वाले आदमी की तलाश में था जिससे कि अच्छी खासी रकम वो निकाल सके। रामानायक के साथ यूसुफ बचकाना नाम का एक व्यक्ति काम करता था, जो ट्रैवल वालों, क्लबों, शराब कारोबारियों से पैसा निकाला करता था और परवेश नाम के व्यक्ति को देता था। परवेश इस पैसे को आगे रामानायक के पास जमा करवा देता था। इसी तरीके से खतरनाक शूटर दिलीप बुआ भी रामानायक के लिए काम करता था। दिलीप बुआ और रामानायक की मुलाकात किरण बालावलकर ने करवाई थी। इसके बाद दिलीप बुआ रामानायक के साथ उसका शूटर बनकर काम करने लगा। ये वही दौर था जब अरुण गवली, बाबू रेशिम और रामानायक की गैंग काफी मजबूत हो गई थी। इस गैंग की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि ये पूरी मुंबई को अपने कब्जे में ले सकता था। मुंबई अंडरवर्ल्ड के सारे काम संभाल सकता था, लेकिन इसके साथ ही इस गैंग की दुश्मनी भी बढ़ गई। इस गैंग के कॉम्पिटिटर थे डी कंपनी के दाऊद इब्राहिम और अमर नायक जैसे खतरनाक लोग। कुल मिलाकर अब पुलिस के साथ साथ दुश्मनों की गैंग भी उनके पीछे लग गई और उन लोगों के टारगेट पर थे गैंग के टॉप लीडर्स, जिनमें बाबू रेशिम, रामानायक और अरुण गवली का नाम सबसे पहले आता था। दुश्मन इस बात को अच्छी तरह से समझते थे कि यदि किसी तरीके से इन तीनों को निपटा दिया तो डेफिनेटली ये गैंग पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इस बात को गैंग के दुश्मन अच्छी तरह से समझते थे। तो इसी कड़ी में दुश्मनों की पहली चाल तब कामयाब हुई जब जैकब सर्कल के पास मौजूद पुलिस लॉकअप में बाबू रेशिम की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बाबू रेशिम के मरने से अरुण गवली और रामानायक को अच्छा खासा झटका लगा। दुश्मनों की पहली चाल तो कामयाब हुई, अब उनके टारगेट पर रामानायक और अरुण गवली थे। इसी बीच साल 1987 में मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में एक प्रॉपर्टी थी जिस पर बिल्डर अपना काम कर रहे थे। उस प्रॉपर्टी पर रामानायक की नजर पड़ी और उसने इस प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की। बिल्डर से बात की तो बिल्डर भी रामानायक को ना नहीं कह सका। उस जमाने में इस प्रॉपर्टी के जरिए रामानायक के पास लगभग 3.5 करोड़ रुपए आने थे। अगर इतना पैसा रामानायक और अरुण गवली को मिल जाता तो डेफिनेटली उनकी गैंग काफी मजबूत स्थिति में आ जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी पर शरद शेट्टी की नजर थी और वो इलाका भी शरद शेट्टी के अंडर में आता था। आपको बता दें कि शरद शेट्टी दाऊद इब्राहिम का खास आदमी था और वो उसके लिए ही काम किया करता था। बिल्डर अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए जब भी किसी जमीन को चुनते तो वो अपने पूरे प्रोजेक्ट की डिजाइन बनवाते थे, लेकिन उस प्लॉट पर अगर स्लम्स बस्तियां मौजूद हो या फिर कोई रिहायशी कॉलोनी हो और उसे खाली कराना हो तो ये काम आसान नहीं होता था। कई बार बिल्डर उस जमीन पर रहने वाले लोगों से संपर्क करता, उन्हें पैसे लेकर जमीन छोड़ देने के लिए मनाता। कुछ लोग मान जाते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं मानते। यदि इनमें से कोई एक व्यक्ति भी कोर्ट चला जाए और बिल्डर के खिलाफ जमीन को लेकर कोर्ट केस फाइल कर दे तो फिर मामला कोर्ट में चला जाता है और लटक जाता है। तब उस प्लॉट को खाली करना एक कड़ी चुनौती होती है। अगर इस चुनौती को वो कानून के रास्ते से पूरा करना चाहे तो डेफिनेटली इस काम में 25 से 30 साल लग जाते हैं, क्योंकि पहले केस फाइल होता, उसके बाद सिविल कोर्ट में मामला चलता और उसके बाद फिर फैसला आने में लंबा समय लग जाता। ऐसी कंडीशन में बिल्डर को काफी नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट पर अपने करोड़ों रुपए लगा चुका होता है। इसकी जगह बिल्डर को यही रास्ता ज्यादा सही लगता है कि वो किसी भी ताकतवर माफिया डॉन के हाथ में जमीन को खाली कराने का काम दे दे। इसके बदले में बिल्डर डॉन को एक मोटी रकम देता है, फिर वो डॉन अपने तरीके से उस प्लॉट को खाली करवा देता था। माफिया डॉन उस जमीन पर रहने वालों को डरा धमकाकर या किसी तरीके से मना कर उस जमीन को खाली कर लेता है और उस जमीन को वो फिर बिल्डर के हवाले कर देता है। जोगेश्वरी इलाके में जिस बिल्डर ने उस प्लॉट पर अपना पैसा फंसाया था, वो चाहता था कि वो प्लॉट पूरी तरह से खाली हो जाए और ये काम उसने 3.5 करोड़ में रामानायक को दिया था। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि वो इलाका शरद शेट्टी का था। प्रभाकर शेट्टी, उदय शेट्टी जैसे लोग शरद शेट्टी के ही चेले चपाटे थे। जोगेश्वरी का इलाका शरद शेट्टी का गढ़ माना जाता था, इसीलिए इस काम में शरद शेट्टी ने भी हाथ डाला। शरद शेट्टी भी दुबई में अपना कारोबार शुरू करना चाहता था, उसे होटल बनवानी थी। मुंबई में उसने अपने साथ जिन लड़कों को रखा उन्हें भी पैसे बांटने थे, इसीलिए उसे भी पैसों की जरूरत थी जितनी की रामानायक को। और यहीं से रामानायक और शरद शेट्टी के बीच तकरार हुई। एक ही बिल्डर के पास एक ही काम को करवाने के लिए 2 अलग अलग डॉन पहुंचे। बिल्डर दोनों को मैनेज नहीं कर सकता था, इसलिए दोनों डॉन
यानी कि शरद शेट्टी और रामा नायक के बीच में जबरदस्त झगड़ा हुआ। अब ये झगड़ा कानून के रास्ते से नहीं निपट सकता था, क्योंकि ना तो पुलिस की मदद ले सकते थे और ना ही कोर्ट जा सकते थे। फाइनली इस मामले को निपटाने के लिए दोनों ही पार्टी दाऊद इब्राहिम के पास पहुंची। दाऊद इब्राहिम के सामने जब मामला आया तो उसने पूरे मामले को देखने सुनने के बाद फैसला शरद शेट्टी के पक्ष में सुना दिया और रामा नायक से कह दिया कि तू इस प्लॉट के काम से पीछे हट जा। रामा नायक दाऊद के सामने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन वो अपने मन में फैसला कर चुका था कि वो किसी भी कीमत पर इस प्लॉट के काम से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि पीछे हटने का मतलब था सीधा सीधा 3.5 करोड़ रुपयों का नुकसान और उसकी गैंग और उसके लिए सर्वाइवल और जान का खतरा। फाइनली मुंबई आने के बाद रामा नायक ने एक बार फिर बिल्डर को टच किया। बिल्डर भी रामा नायक को भीतर से सपोर्ट करना चाहता था, लेकिन वो बीच में उलझ गया। ना तो वो शरद शेट्टी का साथ खुलकर ले सकता था और ना ही रामा नायक का। आगे चलकर ये बात जब शरद शेट्टी को पता चली कि दाऊद की बात को रामा नायक ने नहीं माना है, इसके बाद रामा नायक के पीछे दाऊद गैंग और शरद शेट्टी के लोग पड़ गए। रामा नायक ने एक बार फिर उसी के इलाके में शरण लेना सही समझा, जहां पहले वो शशि राशन से डर कर छुपा करता था। दगड़ी चाल से अलग हटकर चैम्बूर के जिस इलाके में वरदाराजन के बताए गए फ्लैट में ये लोग रहते थे, वहीं पर झामा स्वीट्स नाम की एक दुकान थी और उसके बगल में एक नाई की दुकान थी। रामा नायक पहले भी वहां जाकर बाल कटवाता था, लेकिन नाई को नहीं मालूम था कि इतना बड़ा क्रिमिनल है, अंडरवर्ल्ड का डॉन है। वो उसे एक नॉर्मल क्लाइंट की तरह ट्रीट करता था। रामा नायक एक बार फिर वहीं जाकर छुपने लगा और इस नाई के पास जाकर बाल बनवाने लगा। रामा नायक अपनी हेयर स्टाइल के लिए भी जाना जाता था। यही वजह थी कि जब भी वो बाल बनवाने जाता तो उसे इस काम में काफी समय लग जाता। जिन लोगों ने रामा नायक को मारने का डिसीजन लिया था, वो अच्छी तरह से जानते थे कि इसे दगड़ी चाल में मारना मुश्किल है। इसीलिए वो इंतजार कर रहे थे कि वो चैम्बूर के अपने इलाके में आए, इसी नाई के पास बाल बनवाने, तब जाकर वो इसका काम तमाम करे। इसके लिए उन्होंने पूरा जाल बिछाया, अपने साथ शूटर तैनात करके रखे, मगर रामा नायक वहां नहीं पहुंचा। फाइनली उन्होंने अपने शार्प शूटर्स को भी वहां से हटा दिया, अपने आदमियों को भी हटा दिया। लेकिन इसके बाद एक दिन रामा नायक वहां पर अपने बाल बनवाने के लिए पहुंचा तो ये खबर उनके दुश्मनों तक पहुंच गई, पर इतनी जल्दी उनके शूटर्स वहां पर नहीं पहुंच सके। इसीलिए उन्होंने नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन किया। उस समय वहां पर एक सब इंस्पेक्टर राजेश काटधरे था। उसको जब रामा नायक के एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता चला तो वो सीधा सीधा अपनी टीम के साथ इस नाई की दुकान पर पहुंच गया। उन्होंने सीधे सीधे रामा नायक को गोली मार दी। हालांकि अपने बचाव में पुलिस ने यह कहा कि उन्होंने रामा नायक को सरेंडर करने के लिए कहा था और रामा नायक ने पुलिस वालों पर गोली चलाई। अपने बचाव में पुलिस वालों ने गोली चलाई, जिसमें रामा नायक मारा गया। बाद में जब प्रेस वाले वहां पहुंचे और उन्होंने चश्मदीद लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि रामा को जब पता चला कि पुलिस उसे पकड़ने आई है तो उसने दोनों हाथ खड़े करके सरेंडर करने को कहा और पुलिस वालों से कहा कि आप मुझे अरेस्ट करके जहां चाहे ले जा सकते हैं, पर मेरा एनकाउंटर ना करें। लेकिन इसके बाद भी पुलिस वालों ने उसका एनकाउंटर कर दिया। रामा नायक के मरने के बाद उसकी बहन ने इस एनकाउंटर के खिलाफ कोर्ट में पिटीशन भी फाइल की। आगे चलकर एनकाउंटर करने वाले पुलिस ऑफिसर पर भी केस चला। तो ये थी रामा अंडरवर्ल्ड डॉन रामा नायक की पूरी कहानी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।